सुयोंग को खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था और उन्होंने बताया कि किमची को बनाने का एक और अच्छा तरीका था। सुयोंग की वाइफ ने कहा कि वो एक और अजीब रिक्वेस्ट दोबारा तो नहीं करें और बताया कि जब उनकी वेडिंग हो रही थी तो वेडिंग स्पीच में उन्होंने बताया कि जब तक वो किमची को इस तरह बनाएंगे तो वो कोई भी ट्रबल नहीं करेंगे। सुयोंग की वाइफ उसी मोमेंट में समझ गई थी कि उनकी एक स्ट्रेंज मैरिड लाइफ शुरू होने वाली थी, मगर सुयोंग ने कहा कि किमची को एंजॉय करने का वो सबसे रियल तरीका है। सुयोंग वहाँ पे रेसिपी को बता ही रहे थे, तभी वहाँ पे कैंगजिन ने वहाँ पे उसी डिश को सर्व कर दिया था। सुयोंग भी वहाँ पे हैरान हो गए थे और कैंगजिन से पूछा कि उन्हें ये चीज कैसे पता थी। कैंगजिन वहाँ ग्रैनी की तरफ देख रहे थे मगर उन्हें तरीका समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि उसको वो बना रहे थे मगर उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह बनाना चाहिए था। सुयोंग भी सोच रहे थे कि अच्छा जी। सुयोंग की फैमिली ने खाना खा लिया था। सुयोंग ने बताया कि कैंगजिन का खाना खा के उन्हें उनकी मदर की कुकिंग की याद आ गई थी और उन्होंने कैंगजिन को थैंक यू कहा। कैंगजिन ने फिर पूछा कि वहाँ पे इयोली ड्रिंक कैसी थी। सुयोंग ने बताया कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। सुयोंग की वाइफ ने भी बताया कि उन्हें सुयोंग के फादर की ड्रिंक भी बहुत ज्यादा पसंद थी। कैंगजिन भी इस चीज से सेटिस्फाइड हो रहे थे और उन्होंने सुयोंग को कहा कि उन्होंने रेस्टोरेंट को रन करते हुए काफी चीजें सीखी थी और फेलियर को अवॉइड करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। सुयोंग वहाँ पे एक पास्ट मोमेंट को याद कर रहे थे जिसमें वो वहाँ पे इयोली ड्रिंक को प्रिपेयर कर रहे थे और उनके फादर उन्हें कह रहे थे कि वो अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को तो नहीं लेके आ सकते हैं। कैंगजिन ने सीखा था कि उन्हें डिलीशियस फूड ही बनाना होगा जिसकी वजह से रेस्टोरेंट फेल ना हो और उनकी स्किल भी अभी डेवलप हो रही हैं, मगर वो एक चीज पे बिलीव करते हैं। सुयोंग के फादर उनसे कह रहे थे कि उन्हें इयोली ड्रिंक को अच्छा बनाना होगा जिसकी वजह से उसका टेस्ट अच्छा हो और जैसा सुयोंग के फादर ने कहा था कैंगजिन भी कह रहे थे कि वहाँ पे खाना डिलीशियस होना चाहिए। सुयोंग भी अपने सामने ड्रिंक देख रहे थे और उन्होंने उसे ड्रिंक कर लिया था। कैंगजिन ने पूछा कि उनकी इयोली ड्रिंक कैसी थी, अच्छी थी ना। सुयोंग ने कहा कि कैंगजिन लोगों को परस्यूट करने में अच्छे तो हैं, मगर कैंगजिन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ खाना ही बनाया है और वहाँ पे जो इयोली ड्रिंक थी उसका टेस्ट अच्छा था। सुयोंग ने अपनी वाइफ को कहा कि वो अपने फादर के प्लेस पे वापस जा रही हैं। सुयोंग की वाइफ ने भी पूछा अचानक से। सुयोंग ने कहा कि वो फिर से इयोली ड्रिंक को बनाना शुरू करने वाले हैं और जब तक वो इयोली ड्रिंक को अच्छा बनाएंगे तो बिजनेस फेल नहीं होगा। सुयोंग की वाइफ ने पूछा मगर क्या उनके फादर के साथ काम करना उनके लिए ठीक होगा। सुयोंग भी कह रहे थे कि उनकी फादर की पर्सनैलिटी चेंज तो नहीं होने वाली थी, मगर वो अब कुछ फाइनली समझ गए थे और उनके फादर उन पे ज्यादा हार्श और क्रिटिकल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि वो सुयोंग को हेट करते हैं, जिस वजह से उनकी फादर की नैगिंग वहाँ पे बेरेबल हो रही थी। सुयोंग की फैमिली ने इस चीज पे एग्री कर लिया था और कैंगजिन अपने साइड में ग्रैनी को देखते हुए सोच रहे थे कि शायद ग्रैनी की चिंता इस बात पे नहीं थी कि ग्रैंडपा अपनी ब्रीवरी को सेल कर रहे थे या फिर उनके सन के बिजनेस फेल हो रहे थे। शायद ग्रैनी की मेन चिंता ये थी कि वहाँ पे ग्रैंडपा और उनके सन एक दूसरे पे गिव अप कर चुके थे, मगर प्रेजेंट में वो दोनों अब यूनाइटेड हो चुके थे। कुछ समय बाद चोई कैंगजिन के रेस्टोरेंट पे आ गए थे जहाँ पे बहुत अच्छा खाना भी था। कैंगजिन ने भी कहा कि सुनने में तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, मगर चोई ने बताया कि वो खा तो नहीं सकते थे, तो उधर वहाँ सिर्फ वो देख रहे थे और कैंगजिन से पूछा कि क्या वो कभी क्रूज पे गए थे। कैंगजिन ने सोच के बताया कभी वो क्रूज पे तो नहीं गए थे, मगर वो एक बार फिशिंग बोट पे तो गए थे। चोई भी देख रहे थे कि क्या कुछ ऐसा था जो कैंगजिन ने आज तक नहीं करा था। चोई ने फिर कैंगजिन से पूछा कि वो काम के बाद उस दिन क्या करने वाले हैं। कैंगजिन ने बताया कि वो मेसन के पास जाने वाले हैं। चोई ने पूछा कि क्या ये वही था जिन्होंने कैंगजिन को वहाँ पे उन्हें बेल फ्लावर और वाइल्ड जेंशिन दिए थे, और वो एरिया तो बहुत ज्यादा दूर है और क्या वहाँ पे जाना इस समय लेट नहीं होगा। कैंगजिन ने बताया कि वो मेसन को बहुत ज्यादा ओ करते हैं, इसलिए वो उनसे मिलकर उन्हें प्रॉपरली थैंक यू कहना चाहते हैं। साथ ही में कैंगजिन के पास ट्रेवल करने का एक अच्छा तरीका भी है। कैंगजिन और चोई बात कर रहे थे, तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक पर्सन आए और उन्होंने देखा रेस्टोरेंट का नाम था वन मील रेस्टोरेंट और पर्सन ने वहाँ पे रेस्टोरेंट में एंटर कर लिया था। कैंगजिन ने कस्टमर को थैंक यू कहा। कैंगजिन ने देखा कि एक ऐसा घोस्ट जिन्हें कैंगजिन नहीं जानते थे। घोस्ट ने पूछा कि क्या वो वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर सकते थे। कैंगजिन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है और बताया कि वो कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कैंगजिन ट्राई करेंगे कि वो उसे पॉसिबली बनाएंगे। कस्टमर ने भी देखा कि वहाँ पे कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, तो कस्टमर ने वहाँ पे एक पैराग्राफ भर के ऑर्डर दे दिया था। कैंगजिन समझ गए थे और पूछा कि क्या वो कुछ नूडल्स भी लेंगे। कस्टमर ने एग्री करा और बताया कि वो थोड़ा उन्हें ओवर कुक करें। कैंगजिन वहाँ पे ऑर्डर को प्रिपेयर करने चले गए थे। कस्टमर ने थैंक यू कहा।
कैंग जिन देख रहे थे कि वहाँ पे 1 AM होने वाला था, तो उन्हें जल्दी से इस चीज को कुक करना होगा। बेयोंग ने इस चीज को इम्प्रेसिव कहा। कैंग जिन ने भी एग्री करा क्योंकि उन्होंने इतना स्पेसिफिक ऑर्डर आज तक नहीं देखा था। बेयोंग ने कहा कि वो ऑर्डर की बात नहीं कर रहे थे और क्या कैंग जिन को ये बात नहीं पता थी। कैंग जिन भी इनोसेंटली पूछ रहे थे कि क्या नहीं पता था। बेयोंग ने बताया कि वहाँ पे जो कस्टमर आया था वो एक लिविंग पर्सन था। कैंग जिन भी सरप्राइज हो गए थे और बेयोंग से पूछने लगे कि एक लिविंग पर्सन इस समय कैसे आ सकता है और यहाँ पे तो आसपास सब घोस्ट ही हैं, और क्या ये पर्सन लोअर ब्रदर की तरह है या फिर किसी ब्लड लाइन से है। बेयोंग ने बताया कि उन लोगों का ऑरा थोड़ा अलग होता है मगर ये बंदा बिल्कुल अलग है। कैंग जिन ने भी देखा तो ये सिर्फ एक रेगुलर पर्सन ही है। मगर कैंग जिन भी सोच रहे थे कि इस टाइम पे जब वहाँ पे सिर्फ घोस्ट आते हैं, पर्सन ने वहाँ पे साइन को कैसे देखा था और उन्होंने ये सोचते हुए ऑर्डर को प्रिपेयर करके सर्व कर दिया था। कस्टमर भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे मगर कैंग जिन और बाकी घोस्ट भी कस्टमर को ही देख रहे थे। कैंग जिन ने भी चोई से पूछा कि क्या उन्होंने भी एक लिविंग कस्टमर को इस समय नहीं देखा था। चोई ने एग्री करा और पूछा कि क्या कैंग जिन ने कस्टमर की वॉच को नोटिस नहीं करा था। कैंग जिन ने वॉच पूछा। चोई ने बताया कि कॉस्ट का प्राइस 200 मिलियन वॉन था। कैंग जिन ने भी देखा कि 200 मिलियन। एक और घोस्ट कस्टमर ने बताया कि अगर वो कस्टमर के सूट और लग्जरी ब्रांड को देखे तो सिर्फ उनके क्लोथ से वो एक नया घर खरीद सकते हैं। कैंग जिन भी देख रहे थे कि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर था और एक रिच पर्सन उनके रेस्टोरेंट में नॉर्मली चलता हुआ आ गया है, तो आखिर ये पर्सन कौन है। और वो एक इंसेनली रिच और सस्पिशियस इंसान वहां से चला गया था और पर्सन को वहां पे रेस्टोरेंट के एटमॉस्फेयर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कैंग जिन ने भी कहा कि बंदा तो बहुत ज्यादा यूनिक है। बेयोंग ने पूछा कि क्या यहाँ पे थोड़ा वो नमक फेंके। कुछ समय बाद कैंग जिन रेस्टोरेंट को क्लीन कर रहे थे और वहाँ पे 3 बज चुके थे और गेस्ट और बेयोंग भी वहाँ से चले गए थे, तो कैंग जिन के जाने का समय भी होने वाला था। तभी कैंग जिन ने बाहर कुछ नोटिस करा क्योंकि वहाँ पे सोही आ रही थी। कैंग जिन ने सोचा कि सोही इस समय क्यों आ रही थी क्योंकि वो तो उनके रेगुलर आवर्स पे ही आती है। साथ ही में कैंग जिन ने नोटिस करा कि सोही के साथ और कुछ लोग भी आ रहे थे और वो थे वही तीनों स्टूडेंट्स। कैंग जिन ने तीनों को वेलकम कहा और पूछा कि क्या वो कुछ समय से सोही के साथ घूम रहे थे। घोस्ट ने बताया कि वो सोही से काफी चीजें सीख रहे थे। कैंग जिन ने फिर स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो घर गए थे। स्टूडेंट्स ने एग्री करा। इसी बीच योंगसू वहां पर रोने लगे और कहा कि वो अपने मॉम और डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कैंग जिन ने सोचा कि क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया था। 10 मिनट तक रोने के बाद योंगसू भी एम्बेरस हो रहे थे। कैंग जिन ने पूछा कि क्या घर पे कुछ हुआ था। स्टूडेंट ने बताया कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था मगर उनके डैड उनके ओल्ड अकाउंट पे गेम खेल रहे थे और जो कैरेक्टर उन्होंने मिडिल स्कूल में बनाया था गिल्ड की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्टूडेंट ने कहा कि उनके डैड को गेम खेलना पसंद होगा मगर स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें तो वो डांट मारते थे जब वो गेम खेलते थे। स्टूडेंट ने बताया कि वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि उनका रूम बिल्कुल वैसा ही था और उनकी फोटोज उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल वैसी ही थी। स्टूडेंट ने कहा कि डिटेलिंग बहुत ज्यादा ही थी क्योंकि उनका होमवर्क भी बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ था। स्टूडेंट ने फिर योंगसू का लकी कहा क्योंकि अब वो येरिम के साथ जितना चाहे उतना हैंग आउट कर सकते थे मगर योंगसू अभी भी ग्रिम थे और बताया कि उनकी मॉम उनके फोन पे कॉल करती जा रही थी। भले ही उन्हें पता था कि वो फोन को पिकअप नहीं कर सकते थे मगर वो कभी कभार कहती थी कि वो योंगसू को मिस कर रही हैं, मगर कम से कम वो वहाँ पे रो तो नहीं रही थी। योंगसू फिर से इमोशनल हो रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा रिलीफ वाली बात थी। कैंग जिन ने कहा कि ये अच्छा हुआ कि वो लोग आए। योंगसू ने थैंक यू कहा और कहा कि क्यों ना वो उनका ऑर्डर ले और सोही से कहा कि वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। स्टूडेंट एक एक करके अपना ऑर्डर दे रहे थे। सोही ने भी अपना ऑर्डर दे दिया था। कैंग जिन ने सब कुछ नोट कर लिया था और वो वहाँ पे किचन पे जाते हुए देख रहे थे कि तीनों किड्स वहाँ पे लेडी सोही के साथ क्लोज होते जा रहे थे और साथ ही में उनका फूड को लेके टेस्ट भी बेटर होता जा रहा था। मगर कैंग जिन ने जब स्टूडेंट के पेरेंट्स के बारे में सुना तो ये बात बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी मगर इससे ज्यादा मुश्किल ये था कि स्टूडेंट्स को ये चीज खुद विटनेस करनी पड़ी थी। कैंग जिन किचन में फूड को प्रिपेयर करते जा रहे थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि स्टूडेंट फूड को एंजॉय करेंगे। कैंग जिन ने वहाँ पे डिशेस को सर्व कर दिया था। स्टूडेंट भी वहाँ पे एक्साइटेड हो रहे थे और वो एक्साइटेड होके एकदम पपी आईज से लेडी सोही की तरफ देख रहे थे। लेडी सोही ने सभी को खाने के लिए कहा। कैंग जिन भी देख रहे थे कि स्टूडेंट ने लेडी सोही से काफी मैनर्स तो सीखे थे और पूछा कि अब उनका प्लान क्या था और क्या वो फिर से घर जाने वाले थे। येरिम ने बताया कि वो लेडी सोही से जितना हो सके सीख के घर वापस जाने वाली थी मगर सोही ने कहा था कि ये बात अच्छी नहीं रहेगी कि गोस्ट वहाँ पे लिविंग पर्सन के साथ ज्यादा समय घूमे तो वो बीच में उन्हें कभी कभार विजिट करेंगी
और उन तीनों का प्लान था कि वो साथ में ही हैंग आउट करेंगे। सोही ने बताया कि वहाँ पे 2 फीमेल गोस्ट है और एक मेल गोस्ट, और भले ही उनका फेट आपस में एक्सपीरियंस साथ में हुआ है, मगर मेल और फीमेल गोस्ट की एनर्जीज अपोजिट होती हैं, जिस वजह से मेल और फीमेल गोस्ट एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे वर्ड में कहा है कि अगर वो साथ में होंगे तो बाकी और कोई गोस्ट उनके पास नहीं आएंगे। योंगसू कह रहे थे कि उनकी वजह से वो तीनों डिसएडवांटेज में थे और वो सोच रहे थे कि वो अकेले हो जाएं। तभी येरिम ने कहा कि वो तीनों सेपरेट नहीं होना चाहते हैं। स्टूडेंट ने भी एग्री कर लिया था और बताया कि कुछ भी हो वो साथ में ही रहेंगे। योंगसू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लैड थे। सोही ने कहा कि ये तीनों कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं, मगर कैंगजिन कह रहे थे कि मगर दोस्ती तो अच्छी थी। सोही ने कहा कि अगर वो यही चाहते तो वो ठीक था, मगर वो एक वार्निंग दे रहे थे और बताया कि इस रेस्टोरेंट में उनके अलावा भी बहुत ज्यादा गोस्ट आते हैं, और जैसा उन्होंने मेंशन करा है कि मेल और फीमेल गोस्ट साथ में नहीं आ सकते हैं, तो जब वो तीनों वहाँ पे होंगे तो बाकी गोस्ट रेस्टोरेंट में नहीं आ पाएंगे। तो अब से वो जब भी रेस्टोरेंट में आए तो वो जल्दी से खाना खा के निकल जाएं। तीनों स्टूडेंट भी बात समझ गए थे। सोही की ड्रिंक भी वहाँ खत्म हो गई थी। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो एक और सर्व करें। सोही ने मना करा और बताया कि स्टूडेंट भी यही थे और इतना काफी था। इसी बीच तीनों स्टूडेंट ने भी वहाँ पे अपनी प्लेट को बिल्कुल सफा चट कर दिया था। तो सोही ने बताया कि वो जा रहे थे। कैंगजिन वहाँ पे टेबल को क्लीन कर रहे थे और उन्होंने सोही को बुलाया और बताया कि वो रेस्टोरेंट में ज्यादा आ सकती थी और साथ में वो स्टूडेंट को भी ला सकती थी। स्टूडेंट ने भी कैंगजिन से पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। येरिम ने कहा कि वो फिर से शुरू हो गई है। स्टूडेंट ने कहा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और उन्होंने सब देख लिया है। येरिम ने चुप होने के लिए कहा। स्टूडेंट और कह ही रही थी, लेकिन तभी सोही ने स्टूडेंट के कान पकड़े और उन्हें वहां से ले जाने लगी। और सोही ने कहा कि जैसा कैंगजिन ने कहा है कि वो दोबारा विजिट करेंगे। कैंगजिन भी सबको साथ में जाता हुआ देख के सेटिस्फाइड हो रहे थे। कुछ समय बाद कैंगजिन ने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया था। कैंगजिन देख रहे थे कि लेट हो चुका था और बारिश भी हो रही थी, मगर कैंगजिन के पास अभी भी कंट्री साइड में जाने का तरीका था और डोची ने उन्हें बताया था कि उनकी मेमोरी एक की तरह काम करती है और जब वो एक डोर को पकड़े तो वो इमेजिन करे कि एक ऐसी जगह जो कैंगजिन को रिजेक्ट नहीं कर रही है तो वो उस जगह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कैंगजिन के लिए इसका मतलब ये था कि एक जगह जो कैंगजिन को रिजेक्ट ना करे और उस जगह से कैंगजिन फेमिलियर हो तो शायद कैंगजिन आफ्टर लाइफ में ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पे घोस्ट आते जा रहे थे और कैंगजिन आफ्टर लाइफ में पहुंच गए थे। कैंगजिन देख रहे थे कि इस समय भी बहुत ज्यादा लोग थे और ये आफ्टर लाइफ है तो यहाँ पे दिन रात तो नहीं होने वाले हैं। कैंगजिन देख रहे थे कि वहाँ पे जेएस का कन्वीनियंस स्टोर कहाँ पे था। यहाँ दूसरी तरफ एक सुपरमार्केट के आगे डोची वहाँ पे अपना खाना खा रहे थे और कह रहे थे कि फाइनली उन्हें खाना खाने का टाइम तो मिल ही गया था। इसी बीच उन्होंने कैंगजिन को नोटिस करा और कैंगजिन को बुलाया। कैंगजिन ने भी देखा कि ये डोची थे और डोची ने कैंगजिन से पूछा कि उनका यहाँ पे आना कैसे हुआ। कैंगजिन ने बताया कि वो कंट्री साइड में जा रहे थे और इसी बीच वो मेसन के लिए भी कुछ चीजें खरीद रहे थे और उन्होंने डोची से पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहे थे। डोची ने बताया कि वो ऑफ कोर्स खाना खाने आ रहे थे, मगर कैंगजिन ने कहा कि वो एक नूडल्स को क्यों खा रहे हैं। डोची वहाँ पे ट्रोमेटिक तरीके से कह रहे थे कि भले ही आफ्टर लाइफ हो या फिर लिविंग वर्ल्ड, सैलरी जैसे आती है उसी समय चली जाती है और उन्हें इस महीने कुछ पैसे बचाने होंगे। कैंगजिन ने कहा कि वो हार्ड वर्क करते रहें। डोची ने कहा कि ऐसी बड़ी बात नहीं थी और वो ठीक थे। कैंगजिन ने फिर डोची से कहा कि आफ्टर लाइफ लिविंग वर्ल्ड से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉपरली फूड को अफोर्ड करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कैंगजिन ने फिर डोची को बुलाया और कहा कि अगर उनके पास टाइम हो तो वो उनके रेस्टोरेंट में आके प्रॉपर मील खा सकते हैं, मगर डोची ने बताया कि अगर कैंगजिन उन्हें फूड फ्री में भी देंगे उनकी सैलरी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो कैंगजिन ने कहा कि वो सिर्फ उन्हें राइस के लिए चार्ज करेंगे और साइड डिशेस तो फ्री ही है तो वो उन्हें बार बार रिफिल कर सकते हैं। डोची वहाँ पे कह रहे थे कि थोड़ा अनईजी था, लेकिन तभी उनका पेट पचने लगा और वो भी थोड़ा एम्बेरस हुए और कहा कि वो उनके ऑफर के बारे में जरूर सोचेंगे। कैंगजिन ने डोची से कहा कि वो उनके स्टोर में हमेशा वेलकम है। पीछे कुछ और एम्प्लॉइज बात कर रहे थे और उन्होंने बातों में बीच में नाम लिया सीरियल किलर का। डोची ने भी कहा कि बड़ा बसकिल था, क्योंकि सीरियल किलर का नाम आफ्टर लाइफ में भी बोला जा रहा था और कैंगजिन को सीरियल किलर का नाम सुने काफी समय हो गया होगा और कैंगजिन ने भी सीरियल किलर को पहचान लिया था। डोची ने बताया कि आफ्टर लाइफ केओस में है और डिफरेंट हेल्स फाइट कर रहे हैं कि पहले सीरियल किलर को कौन लेगा। कैंगजिन ने भी पूछा कि अलग अलग हेल और इस बात का क्या मतलब है। डोची ने बताया क्योंकि किलर ने वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम करे हैं तो मल्टीपल हेल उसे क्लेम कर रहे हैं
और नॉर्मली ऐसा होता है कि एक सिनर को हेल में रोटेट करा जाता है, मगर क्योंकि किलर ने बहुत ज्यादा काउंटलेस क्राइम करे हैं तो उसे मल्टीपल हेल्स में एक साथ जाना होगा और हर एक हेल में उसे 500 ईयर स्पेंड करने होंगे और दूसरे हेल बाहर उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए अलग अलग हेल के रूलर उसे एक्सिक्यूट करने का इंतजार कर रहे हैं। कैंग जिन भी देख रहे थे कि इसीलिए वो जल्दी से उसे पनिश करना चाहते हैं। डोची ने बताया कि बात ऐसी ही है और आफ्टर लाइफ में जो हाई प्रायोरिटी केस होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस रिव्यू में अच्छे लगते हैं और मीडिया की कवरेज भी अच्छी आती है। कैंग जिन ने भी पूछा कि आफ्टर लाइफ में भी मीडिया है। डोची ने बताया कि उनके पास भी टीवी और न्यूज़पेपर है और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है JS डेली। कैंग जिन ने भी देखा कि डोची वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उनसे कहा कि वो इस न्यूज़पेपर को जल्दी पढ़ेंगे। कैंग जिन ने भी जब सीरियल किलर के बारे में सुना तो वो चिंता में थे कि क्या वो आफ्टर लाइफ पीसफुल होंगे, मगर अब दिखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और उन्होंने नेगेटिवली कहा कि अगर वो भी एक हेल के रूलर होते तो वो भी इस किलर को पहले पनिश करना चाहते। डोची ने कहा कि क्यों ना वो थोड़ी अच्छी बातें करें और उन्होंने कहा था कि वो कंट्री साइड में जा रहे थे। कैंग जी ने बताया कि वो उनके रेस्टोरेंट के किमची स्टोरेज में जा रहे हैं जो कि माउंटेन्स में है, मगर डोची ने कैंग जिन से पूछा कि वो इस तरह ड्रेस होके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे जाएंगे तो वो आफ्टर लाइफ में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाएंगे। कैंग जिन ने पूछा तो क्या वो वहाँ पे बिल्कुल जम जाएंगे। डोची ने देखा कि कैंग जिन के पास वापस जाके चेंज करने में आने में बहुत ज्यादा सामान है तो क्यों ना वहाँ पे उनकी थर्मल क्लोथिंग को ट्राई करें। कैंग जिन ने पूछा कि क्या वो हेल फायर थर्मल की बात कर रही हैं और उसका इस्तेमाल तो वहाँ होता है जहाँ पे आइस कोल्ड हेल हो, तो क्या वो लिविंग वर्ल्ड के लिए ज्यादा हॉट नहीं होगा। डोची ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मगर अगर वो लोकेशन को देखे तो वो चीज काफी होने वाली थी। मगर कैंग जिन ने आर्ग्यूमेंट करा कि ये चीज बहुत ज्यादा महंगी है। डोची ने भी आर्ग्यूमेंट करा कि कैंग जिन कभी ना कभी तो आफ्टर लाइफ में आने ही वाले हैं तो वो इस चीज को एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं और अगर वो इस चीज को अब खरीदे या फिर बाद में प्राइस तो सेम ही होने वाला है। कैंग जिन ने पूछा कि वो कैसे अज्यूम करते हैं कि वो बहुत जल्दी आफ्टर लाइफ में आ जाएंगे, मगर कैंग जिन के पास आर्ग्यूमेंट का कोई और जवाब नहीं था और उन्होंने एग्री कर लिया था। हेलफायर थर्मल को लेने के बाद कैंग जिन वहां पे आ गए थे और उनके सामने डोर ओपन हो गया था। कैंग जिन भी डोची के फोरसाइट को एडमायर कर रहे थे और उनको थोड़ा ग्रेटफुल भी थे। कैंग जिन जल्द से जल्द स्नो को क्रॉस करके विलेज में पहुंचना चाहते थे। कैंग जिन बर्फ में जाते जा रहे थे, मगर वो थोड़ा ग्लैड थे कि बर्फ उन्हें इतना स्लो डाउन नहीं कर रही थी, मगर वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डरावनी भी होती जा रही थी। कैंग जी ने देखा कि अगर यहाँ पे कोई भूत आता है तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे। कैंग जी अपने आप से कह रहे थे कि सब अच्छा है, सब अच्छा है और वो विलेज में जल्दी पहुंचने वाले हैं। तभी वहाँ पे एक आवाज आई। कैंग जी भी देख रहे थे कि वहाँ पे क्या हुआ और वहाँ पे ब्रांचेस की आवाज आ रही थी। कैंग जी ने देखा कि वहाँ हवा तो नहीं थी, तो आखिर ये आवाज कहाँ से आई थी। कैंग जी फील कर सकते थे कि उनके पीछे कुछ था, मगर वहाँ पे वो कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गए थे और जब वो पीछे मुड़े तो उनके पीछे था एक वाइल्ड बोर, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर गए थे। मगर कैंग जिन वहाँ पे चिल्ला नहीं सकते थे क्योंकि उस चीज से वाइल्ड बोर भी प्रोवोक हो जाएगा। कैंग जिन वहाँ धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे, तभी पीछे से मेसन ने कैजुअली कैंग जिन को बुलाया। मेसन वहाँ पे खुश होके हेलो कर रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे। कैंग जिन को पता था कि अगर मेसन इस तरह चिल्लाएंगे तो वाइल्ड बोर उनकी तरफ अटैक कर देगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कैंग जिन अपने आप से सोच रहे थे कि वो मरने वाले थे। मेसन ने भी देखा कि क्या हो रहा था और उन्होंने वहाँ पे वाइल्ड बोर को रुकने के लिए कहा। वाइल्ड बोर वहाँ पे रुक गया था। कैंग जिन का भी पैर फिसल गया था। कैंग जिन और वाइल्ड बोर दोनों गिरते पड़ते हुए आगे जा रहे थे। कैंग जिन एक पेड़ की तरफ जा रहे और अपने पेरेंट्स से कह रहे थे कि उन्हें पता तो नहीं है कि वो इतनी बड़ी आफ्टर लाइफ में कहाँ है, मगर उनके बेवकूफ बेटे उनसे जल्दी मिलने वाले हैं। अपना सिर पेड़ से बढ़वाने के बाद कैंग जिन किसी के लैब पे थे और वो कैंग जिन का नाम ले रही थी। कैंग जिन को एक वार्म वॉइस सुन रही थी और सोच रहे थे कि क्या ये उनकी मोम थी। कैंग जिन ने अपनी मोम की आवाज कभी भी नहीं सुनी थी, मगर वो श्योर थे कि वो डेफिनेटली उनकी मोम ही थी। मगर वहाँ पे अचानक से हैंड चेंज हो गया था। कैंग जिन ने अपने सामने देखा कि वहाँ पे क्रीचर चेंज हो गया था और क्रीचर ने कैंग जिन की तरफ अटैक कर दिया था। कैंग जिन होश में आ गए थे और देखा कि ये वाइल्ड बोर था जो उन्हें लिख कर रहा था। कैंग जिन वहाँ उठ गए। मेसन ने भी कहा कि वो फाइनली उठ गए हैं। कैंग जिन ने पूछा कि ये क्या हुआ और मेसन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साथ ही में वाइल्ड बोर तो उनकी तरफ अटैक करता हुआ आ रहा था। मेसन ने कैंग जिन से पूछा कि किसने कहा था कि वो एक वाइल्ड बोर को देख के भागने लगे। वाइल्ड बोर भी मेसन की बात से एग्री कर रहा था। कैंग जिन ने देखा कि ये वाइल्ड बोर कुछ ज्यादा ही अनोइंग है। मेसन ने बताया कि वो हेलो कहें और इस बोर का नाम है रैंग। कैंग जिन ने कहा कि रैंग, और मेसन ने इसे नाम दिया था तो क्या ये क्लोज थे।
कैंगजिन ने रैंग को हेलो कहा और वो धीरे धीरे करके रैंग की तरफ रीच कर रहे थे और कैंगजिन फिर रैंग को पैट करने लगे। कैंगजिन देख रहे थे कि सॉफ्ट और वार्म फीलिंग, और रैंग जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा टेम करने लायक थे और साथ ही में क्यूट भी थे। लेकिन रैंग ने कैंगजिन को इग्नोर कर दिया था और रैंग जा रहे थे खाने की तरफ। मेसन ने भी चैन से पूछा कि वो क्या लेके आए हैं। कैंगजिन ने एक लिस्ट बता दी थी और बताया कि बहुत ज्यादा खाना बाकी लोगों के लिए भी था। मेसन ने बताया कि वो कुछ रैंग को भी दे सकते थे और क्योंकि अभी विंटर थी तो बोर के पिगलेट्स के लिए खाना ढूंढना भी मुश्किल था। कैंगजिन ने भी कहा कि वो इस चीज को शेयर करेंगे। मेसन ने कहा कि ये चीज सेटल हो गई थी और उन्होंने रैंग से कहा कि उन्होंने इसे प्रिपेयर तो नहीं करा है मगर वो इसे ले सकते हैं और किड्स को फीड कर सकते हैं। रैंग ने भी वहां पे नोट करा और वो खाने को लेके चले गए थे। मेसन भी पीछे से बाय बाय कह रहे थे। कैंगजिन ने कहा कि अगर वहां पे मेसन नहीं होते तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते। मेसन ने कहा कि वो ग्रेटफुल हो और क्यों ना वो साथ में चले। कैंगजिन ने फिर मेसन से पूछा कि क्या सभी एनिमल स्पिरिट को देख सकते हैं। मेसन ने कहा कि कुछ देख सकते हैं कुछ नहीं। कैंगजिन ने भी कहा कि ये चीज तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी।